हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है? तो जो हम अपने लास्ट वीक में पढ़ते हैं हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आज की आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नील के बारे में, स्टार्च के बारे में, साथ ही साथ दाग धब्बों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसी वीक हमने पढ़ा था भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राणिज वर्ग के दाग धब्बे छूट जाते हैं। जो आपके प्राणिज जगत के दाग धब्बे होते हैं वो किससे छूटते हैं? ठंडे पानी एवं साबुन से धोने पर, गर्म पानी एवं साबुन से धोने पर, ठंडे पानी नमक एवं साबुन से धोने पर, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो हमारे प्राणिज जगत के दाग होते हैं उनको हम कभी भी गर्म पानी से नहीं धोते हैं। तो हम धोते कैसे हैं उनको? उनको दाग को छुड़ाने के लिए हमें ठंडा पानी, नमक और साबुन की आवश्यकता होगी। ठंडे पानी, नमक और साबुन की सहायता से जो हमारे प्राणिज जगत के दाग होते हैं उनको हम छुड़ा देते हैं। अगर आप प्राणिज जगत के दाग पर आप अगर गर्म पानी डालेंगे तो वो आपका जम जाएगा, कोगुलेट हो जाता है, जो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो जो प्राणिज जगत के दाग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन। और अगर आप उस पर गर्म पानी डालेंगे तो वो प्रोटीन आपका जम जाएगा। इसीलिए हम प्राणिज दाग पर कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ठंडे पानी, नमक और साबुन का ही उपयोग करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायः दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। ये हानिकारक नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारे अम्लीय प्रतिकर्मक हैं वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? क्या वो ऊनी एवं रेशमी वस्त्र के लिए होते हैं, सूती और लिनन वस्त्र के लिए होते हैं, उपयुक्त दोनों के लिए होते हैं, इनमें से कोई नहीं? अब अगर आपसे प्राणिज बोला जाए या फिर प्रोटीन बोला जाए या फिर ऊनी एवं रेशमी बोला जाए, तीनों बातें एक ही हैं। कभी भी अगर कहीं पर भी आपको प्रोटीन और आपका प्राणिज दोनों मिलता है तो दोनों बातें सेम होती हैं। लास्ट जो हमने प्रैक्टिस किया था वहाँ पर गलती से आपका था एक में प्रोटीन जगत और दूसरा आपका था प्राणिज जगत। तो वहाँ पर शायद गलती से प्रोटीन या प्राणिज पर लग गया था, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो उपरोक्त तो दोनों का होगा, वहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन भी दिया गया होगा। तो कभी भी इस तरह की अगर गलती होती है तो उसको आप खुद से सुधार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में भी यही चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, हमसे यही गलतियाँ हो जाती हैं कि हम तीनों ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं और गलती से किसी एक पर जो है टिक कर देते हैं, ठीक? तो जो आपके अम्लीय प्रतिकर्मक हैं, वो किसके लिए अच्छे होते हैं? तो वो आपके प्राणिज जगत के रेशों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक? तो इसका पहला आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राणिज वर्ग के दाग हैं, इनमें से आपका कौन-सा प्राणिज वर्ग के दाग के अंतर्गत आता है? पहला है मूत्र का दाग, दूसरा है पसीने का दाग, तीसरा है रक्त का दाग, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको पता है हम प्रोटीन जगत के दाग को ही प्राणिज दाग कहते हैं। जो आपका रक्त होता है, रक्त में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन पाए जाने के कारण हम इसे प्राणिज वर्ग में रखते हैं। लेकिन जो आपका पसीना होता है, आपने देखा कि पसीने को हम एक अलग वर्ग में ही रखते हैं, क्योंकि पसीने में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसे प्राणिज दाग के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त।
जो रक्त का दाग होता है इसे हम प्राणिज दाग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा प्रभाव पड़ता है, या जो आपके क्षारीय प्रतिकर्मक होते हैं वो किसके लिए अच्छे नहीं होते हैं? ऊनी और रेशमी वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए, लिनन वस्त्र के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो क्षारीय प्रतिकर्मक है, अभी-अभी आपने देखा था कि जो अम्लीय प्रतिकर्मक है वो किसके लिए अच्छा होता है? तो वो प्राणिज जगत के रेशों के लिए अच्छा होता है। अब जब अम्लीय प्रतिकर्मक आपका अच्छा है, तो उस पर क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पर। यानी कि जो आपके प्राणिज जगत के रेशे हैं, उन पर क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, उनका प्रभाव बुरा पड़ता है। ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पर, या फिर कहा जाए प्रोटीन जगत के वस्त्र पर, या आपसे बोला जाए कि प्राणिज जगत के वस्त्र पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी के दाग छुड़ाने के लिए, जो हल्दी का दाग है उसको छुड़ाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हमने आपको एक 5 से 6 पेज का एक दिया था जिसमें था आपको दाग छुड़ाना, मतलब ताज़ा दाग कैसे छुड़ाएँगे, सूखा दाग कैसे छुड़ाएँगे, तो तमाम प्रकार के दाग छुड़ाने की विधियाँ दी गई थी जिसका हम प्रयोग करके दाग छुड़ाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने उसको पढ़ा होगा। तो उसी में आपका हल्दी का दाग भी था। तो हल्दी के दाग को छुड़ाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? वस्त्र को साबुन से धोने के पश्चात सूर्य के प्रकाश में विरंजित करना, ग्लिसरीन के तन घोल से दाग को छुड़ाना, ठंडे पानी की धार बनाकर दाग को धोना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि हल्दी का दाग छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उम्मीद है कि आप सभी ने उसको पढ़ा होगा। तो ये आपके सारे आंसर सही हैं, यानी कि उपरोक्त आपका सही हो जाएगा। जो हल्दी का दाग होता है, हल्दी के दाग को छुड़ाने के लिए वस्त्र को साबुन से धोने के बाद उसे हमें सूर्य के प्रकाश में विरंजित करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश आपका क्या है? तो सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का आपका प्राकृतिक विरंजक होता है। आपने देखा होगा कभी जो व्हाइट कलर का कपड़ा है, अगर वो उसमें दाग धब्बे लगे हैं, तो हम उसको जब धुलते हैं, तो वो उतना साफ नहीं होता है। लेकिन जब हम उसे सुखाने के बाद देखते हैं, तो उसमें से दाग धब्बे हट जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है? तो वो प्राकृतिक विरंजक से विरंजित हो जाता है। अगला फिर आप क्या करेंगे? ग्लिसरीन के तन घोल से दाग को छुड़ाएँगे। ठंडे पानी की धार बनाकर आप दाग को धोएँगे। तो इस तरह से इन विधियों से आपकी हल्दी का दाग छूट जाता है। उपरोक्त आपका सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति दाग छुड़ाने के लिए जो वानस्पतिक दाग होते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे कम से कम 5 वानस्पतिक दाग के नाम बताइएगा कि 5 वानस्पतिक दाग आपके कौन-कौन से हैं। तो अब जो वानस्पतिक दाग हैं, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा वानस्पतिक दाग के बारे में, ठीक? तो वानस्पतिक दाग को छुड़ाने के लिए आप क्षारीय प्रतिकर्मकों का उपयोग करेंगे, आप अम्लीय प्रतिकर्मकों का उपयोग करेंगे, क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रतिकर्मकों का उपयोग करेंगे, या फिर वसा घोलक और वसा अवशोषक का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है कि वानस्पतिक दाग छुड़ाने के लिए आप क्षारीय प्रतिकर्मकों का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? तो आप क्षारीय प्रतिकर्मक का उपयोग करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, और वानस्पतिक दाग आप ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन से आपके वानस्पतिक दाग के अंतर्गत आता है। कम से कम 5 वानस्पतिक दाग के बारे में आप मुझे बताएँगे। अगला है आपका, चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है। जो आपके चिकनाई युक्त दाग धब्बे होते हैं, आप उनको कैसे छुड़ाते हैं? क्या उन्हें साबुन पानी से छुड़ाते हैं?
गर्म पानी एवं सोडा से छुड़ाते हैं, वसा घोलक और अवशोषक के द्वारा छुड़ाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो हमारे चिकनाई युक्त दाग धब्बे होते हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम वसा घोलक और वसा अवशोषक का उपयोग करते हैं। अब आप बताइए, ये जो वसा घोलक हैं और वसा अवशोषक कौन-कौन से हैं? 2 आप वसा घोलक के नाम बताइएगा, 2 आप वसा अवशोषक के नाम बताइएगा, ठीक? कि कौन-कौन से वसा को अवशोषित करने वाले हैं, कौन-कौन से घोलक हैं। सिर्फ़ 2-2 ही बता दीजिएगा, ठीक? और जो इससे पहले हमने पूछा, उसे भी बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीली स्याही का दाग छुड़ाने के लिए, जो नीली स्याही का दाग लग जाता है, उसे छुड़ाने के लिए आप मतलब उसे कैसे आप छुड़ाएँगे? वस्त्र को साबुन पानी से धोएँगे, दाग पर नमक नींबू रगड़ेंगे, दाग को कच्चा दूध से धोएँगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो नीली स्याही का दाग लगना एक आम बात है। जब हम छोटे थे तो हम शर्ट पहनते थे और शर्ट में हुआ करती थी जेब, और हम क्या करते थे, उसी जेब में अपना पेन खोलकर रख लेते थे। आए दिन आपने देखा होगा, अब पापा हैं, भैया हैं, तो इन लोगों के शर्ट में आपको स्याही का दाग ज़रूर मिलेगा, ठीक? तो जो स्याही का दाग लग जाता है, तो उसको आप कैसे छुड़ाते हैं? तो उन्हें आप वस्त्र को साबुन पानी से धोते हैं, दाग पर नमक नींबू रगड़ते हैं, दाग को कच्चे दूध से धोते हैं। तो इन सारे विधियों का आप प्रयोग करते हैं और आपका दाग क्या होता है, वो छूट जाता है। तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, पसीने के दाग आते हैं। हमने अभी-अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखा था। तो जो आपके पसीने के दाग हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्या वो प्राणिज वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्या वो वानस्पतिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्या वो दोनों के अंतर्गत आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि हमने पसीने को एक अलग वर्ग में रखा है, ना हमने उसे प्राणिज वर्ग में रखा है और ना ही हमने उसे वानस्पतिक वर्ग में रखा है। हमने उसके लिए एक अलग ही वर्ग चुन रखा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब लगे हाथ आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि प्राणिज दाग के अंतर्गत कौन आता है? आप किन्हीं 2 प्राणिज दाग के नाम बता दीजिएगा, ठीक? जो आपके प्राणिज दाग के अंतर्गत आते हैं। हमने आपसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया है। उम्मीद है कि आप सभी उसका आंसर ज़रूर देंगे। क्या पूछा? हमने वानस्पतिक दाग का पूछा, हमने प्राणिज दाग के बारे में पूछा, और हमने 2 क्वेश्चन यानी कि 2 वसा घोलक और 2 वसा अवशोषक के नाम पूछे हैं। तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर ज़रूर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंट एवं वार्निश के दाग छूट जाते हैं। जो पेंट के दाग होते हैं, जो वार्निश के दाग होते हैं, वो छूट जाते हैं कैसे? वसा घोलक से छुड़ाने पर, साबुन पानी से धोने पर, साबुन पानी एवं नमक से रगड़ कर धोने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपके पेंट होते हैं, जो वार्निश के दाग होते हैं, ये कैसे छूटते हैं? तो ये आपके वसा घोलक से छुड़ाने पर छूटते हैं, ठीक? वसा घोलक और अवशोषक के बारे में उम्मीद है कि अभी तक आपने टाइप कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं के स्टार्च के कण। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने दाग धब्बों से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो स्टार्च से मिलेंगे, और किससे? और नील से मिलने वाले हैं। इनके बारे में भी तो हमने डिस्कस किया था, तो वहीं से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब बताना आपको है कि गेहूं के स्टार्च के कण जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? कुछ बड़े एवं बढ़िया किस्म के होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सबसे अच्छी किस्म के होते हैं, मध्य आकार के होते हैं, और वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक?
तो आपको पता है जो गेहूँ के कण होते हैं, जो गेहूँ की स्टार्च के कण होते हैं, वो आपके होते हैं कुछ बड़े एवं बढ़िया किस्म के होते हैं, ठीक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा और ध्यान आपको क्या रखना है कि जो गेहूँ के स्टार्च के कण होते हैं, वो कुछ बड़े होते हैं, साथ ही साथ वो बढ़िया किस्म के भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टार्च का प्राप्त स्रोत है मतलब आप स्टार्च कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है वानस्पतिक जगत, वसा ये आपको वानस्पतिक जगत और प्राणिज जगत दोनों से मिलता है, प्रोटीन प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्टार्च है आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो वानस्पतिक जगत के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वहाँ से आप ज़्यादातर प्राप्त करते हैं किसको? स्टार्च को, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका साबूदाने के स्टार्च से, जो साबूदाने का स्टार्च होता है, साबूदाना आपका कैसा स्टार्च है? क्या ये प्राणिज जगत का स्टार्च है या फिर ये आपका वानस्पतिक जगत का स्टार्च है? एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक? तो जो आपके साबूदाने का स्टार्च होता है, ये पर्याप्त कड़ापन आता है, परंतु वांछित नमनीयता नहीं आ पाती है। जब आप साबूदाने के स्टार्च का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में आपको पर्याप्त कड़ापन तो मिलता है, लेकिन वांछित नमनीयता नहीं आ पाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका पर्याप्त कड़ापन एवं वांछित नमनीयता दोनों आपको मिल जाता है। तीसरा है आपका हल्का कड़ापन एवं नमनीयता आती है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप साबूदाने के स्टार्च का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपको पर्याप्त कड़ापन तो मिल जाता है, लेकिन जो वांछित नमनीयता होती है उसमें वो आपको नहीं मिल पाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका चावल के स्टार्च के कण कैसे होते हैं? बड़े होते हैं तथा वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं, मध्य आकार के होते हैं, वस्त्र की रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, या फिर सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं, या फिर आपका लास्ट वाला है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि जो आप चावल के स्टार्च का उपयोग करते हैं इससे होता क्या है? तो जो आपका चावल का स्टार्च होता है, चावल के जो स्टार्च के कण होते हैं, वो आपके सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं आपके ये स्टार्च। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका अरारोट का स्टार्च प्राप्त किया जाता है। जो आपका अरारोट का स्टार्च होता है, आप सभी ने जब स्टार्च के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने अरारोट का देखा था, गेहूँ का देखा था, साबूदाने का देखा था, चावल का देखा था, आलू का देखा था, मैदे का देखा था। तमाम प्रकार के स्टार्च के बारे में बात की थी। तो अरारोट का जो स्टार्च है वो कैसा है? चावल से बनता है, मक्के से बनता है, साबूदाने से बनता है, या फिर ये एक प्रकार का एक विशेष प्रकार के पौधे की जड़ होती है। तो आपने देखा था कि जो हमारा अरारोट है वो एक विशेष प्रकार के पौधे की जड़ होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एनिलीन नील है क्या है? अब नील के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो एनिलीन नील है वो क्या है? कृत्रिम विधि से तैयार नील है, नील के पौधे से प्राप्त नील है, खनिज पदार्थ की सहायता से तैयार किया गया नील होता है आपका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एनिलीन नील जो है वो आपका कृत्रिम विधि से तैयार नील होता है। क्या होता है? तो ये आपके कृत्रिम विधि से तैयार नील होता है। साथ ही साथ लगे हाथ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो हमने 4 प्रकार के नील के बारे में पढ़ा था,
उसमें से आपका प्राकृतिक नील कौन सा था? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक का मतलब जो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता था। ठीक, तो वानस्पतिक नील कौन सा था? इंडिगो नील प्राप्त किया जाता है। जो इंडिगो नील है वो प्राप्त किया जाता है कैसे? नील के पौधे से, कोलतार के रंग से, खनिज की सहायता से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो अभी-अभी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा क्या कि जो आपके वानस्पतिक जगत का नील है वो कौन-सा है? तो उसका आंसर तो आपको यही मिल गया कि जो इंडिगो नील है वो आपका वानस्पतिक जगत का है। यानी कि इंडिगो नील को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो नील के पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक? लेकिन अब लगे हाथ आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो कोल तार से निर्मित किया जाता है और जो खनिज से निर्मित किया जाता है वो कौन सा नील है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील है, इनमें से आपका कौन सा सबसे सुरक्षित और सबसे प्रचलित नील है? क्या वो इंडिगो नील है, क्या वो अल्ट्रामेरिन नील है, वो पर्शियन ब्लू है, या फिर एनिलीन नील है? तो हमें पता है कि जो आपका अल्ट्रामेरीन नील है ये सबसे सुरक्षित और सबसे प्रचलित नील होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्शियन ब्लू। जो आपका पर्शियन ब्लू है, आपको पता है हमने 4 प्रकार के नील के बारे में बात की और आपने पिछले ही क्वेश्चन में चारों नील का जिक्र कर लिया है। अब जो इसमें पर्शियन ब्लू है वो आपको कैसे मिलता है? क्या वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है? क्या वो बेरियम सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है? क्या वो सोडियम सल्फेट, कोयला एवं सोडा ऐश का मिश्रण होता है, या फिर इनमें से किसी का भी मिश्रण नहीं होता है? तो हमने देख रखा है कि जो हमारा पर्शियन ब्लू है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है। ठीक। तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नील का उपयोग किया जाता है। जो नील होता है आप उसे किन वस्त्रों पर उपयोग करते हैं? क्या उन्हें आप रंगीन वस्त्र पर उपयोग करते हैं, सफ़ेद वस्त्र पर उपयोग करते हैं, या फिर क्रीम रंग के वस्त्र पर उपयोग करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी पर करते हैं? तो आपको पता है और हमें पता है कि नील हम किस पर देते हैं, तो नील हम हमेशा सफ़ेद कपड़ों पर ही देते हैं। सफ़ेद वस्त्र जो हमारे होते हैं उन पर हम नील का प्रयोग करते हैं, कभी भी रंग बिरंगी कपड़ों पर नील का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सफ़ेद रंग के कपड़ों पर, और जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं सामान्यतः ज़्यादातर हम उन्हीं पर नील का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे नायलॉन वगैरह हैं इन सब पर उतना हम नील का प्रयोग नहीं करते हैं। हम किस पर करते हैं, तो कॉटन पर, सफ़ेद कॉटन पर हम करते हैं नील का उपयोग। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। यहाँ से अब आपके पारंपरिक वस्त्र आ गए हैं। ठीक। तो जो ढाका का मलमल है, ढाका का मलमल का निर्माण होता था किससे? सूती रेशे से, ऊनी रेशे से, कृत्रिम रेशे से, रेशमी रेशे से। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो बनाए हुए हैं मेरे, बाकी ये सारे आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं और ये आपसे कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता था? तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जो ढाका के मलमल का निर्माण होता था वो सूती रेशों पर होता था, सूती रेशों से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, शबनम का अर्थ है ओस की बूंद के समान, सपनों से भी सुंदर, पानी की लहर के समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमने 3 अर्थ पढ़े थे। एक था आपका शबनम, एक था वफ्त हवा, और एक था आपका आब ए रवा। तो आपको यहाँ पर एक तो बता दिया जा रहा है कि शबनम का क्या अर्थ है। तो शबनम का अर्थ था
शबनम का अर्थ क्या था आपका? सपनों से भी सुंदर। ठीक। अब आपको बताना है ओस की बूंद के समान किसे कहते हैं और पानी के लहरों के समान क्या था? ठीक। या मैं आपसे ये पूछूं कि आपको वफ्ते हवा का अर्थ बताना है और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आब ए रवा का क्या अर्थ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है। ये जो पटोला वस्त्र है कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या राजस्थान का पटोला है, गुजरात का पटोला है, बिहार का पटोला है या फिर उत्तर प्रदेश का पटोला है? तो हमें पता है, हमने हमेशा पढ़ रखा है गुजरात का पटोला, गुजरात का पटोला, गुजरात का पटोला। अब आप बताइएगा कि राजस्थान का क्या प्रसिद्ध है? ऐसा क्या है जो हमने अभी पढ़ा था, कल की ही क्लास में पढ़ा था? तो गुजरात का पटोला था और राजस्थान की क्या थी वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है, ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध हैं। जो आपका ब्रोकेड है, ब्रोकेड वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या वो गुजरात का प्रसिद्ध है, क्या वो केरल का प्रसिद्ध है, क्या बनारस का प्रसिद्ध है या फिर वो ओडिशा का प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि बनारस का ब्रोकेड प्रसिद्ध है। हाँ, ये बनता ज़रूर अलग-अलग जगहों पर है, चाहे अहमदाबाद हो, गुजरात हो, कहीं पर भी बनता है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? तो वो आपके बनारस का ब्रोकेड प्रसिद्ध है। जैसे गुजरात का पटोला हो गया, वैसे ही ब्रोकेड कहाँ का है? तो वो बनारस का है। अब हमने ब्रोकेड वस्त्र के कई प्रकार पढ़े थे। ज़रा एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कौन-कौन से ब्रोकेड के प्रकार हमने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े-बड़े फूल पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती है। हमने ढाका की साड़ियों के तमाम नाम पढ़े थे। अब उसी में से आपको बताना है कि जिन साड़ियों पर बड़े-बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने बने होते थे, हम उनको क्या कहते थे? क्या हम उसे फुलवार बोलते थे? क्या हम उसे तोरेदार कहते थे? क्या हम उसे जतार कहते थे? या फिर हम उसे पन्ना हजारे बोलते थे? तो आपको पता है जो बड़े-बड़े नमूने वाले फूल पत्ती वाले नमूने होते थे, उनको हम तोरेदार बोलते थे। क्या बोलते थे? तो हम उन्हें तोरेदार बोलते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं, राजस्थान की हैं, बनारस की हैं, ढाका की हैं। तो पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारी पन्ना हजारे साड़ियाँ थी, ये थी कहाँ की? हमने जब ढाका की साड़ियों की बात की थी, तो हमने वहाँ पर पन्ना हजारे का भी नाम सुना था। तो ये जो आपकी पन्ना हजारे साड़ियाँ हैं, कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये ढाका की हैं। ढाका का मलमल और जो वहाँ की साड़ियाँ हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पन्ना हजारे, फुलवारे, तोरेदार तमाम प्रकार के साड़ियों की चर्चा हमने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती हैं कहाँ पर? यानी कि जो बालूचर की साड़ियाँ हैं, कहाँ पर बनाई जाती हैं? कोलकाता में, अहमदाबाद में, बालूचर में या फिर महाराष्ट्र में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बालूचर की साड़ियाँ बालूचर में ही बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? बालूचर में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये बालूचर है कहाँ पर, ठीक? जैसे अगर बात की जाए ब्रोकेड कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारस का। तो अगर पूछा जाए बनारस कहाँ है? सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश में है। वैसे ही जो बालूचर की साड़ियाँ हैं, कहाँ की साड़ियाँ हैं? तो बालूचर में बनाई जाती हैं। अब आपको बताना है ये बालूचर है कहाँ? क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा और आंसर ज़रूर दीजिएगा। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो हमने लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी उसका उत्तर ज़रूर देंगे मुझे। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। जो हमारे वस्त्र निर्माण की कला है, उसको सर्वाधिक प्रोत्साहन कब मिला? क्या मुगल काल में मिला था?
क्या अंग्रेजी काल में मिला था, दोनों में मिला था या फिर इनमें से किसी में भी नहीं मिला था? तो हमें पता है कि जो हमारे वस्त्र निर्माण कला का प्रोत्साहन मिला था, वो मिला था मुगल काल में। अब एक सवाल आप और बताएँगे मुझे कि हमने मुगल काल का प्रभाव किसमें देखा था? क्या वो बालूचर में देखा था? क्या हमने पीताम्बर में देखा था? क्या हमने ढाका के मलमल में देखा था? हमने ब्रोकेड में देखा था, पटोला में देखा था, बंधनी में देखा था, कहाँ देखा था? हमने आपको ये पॉइंट नोट भी करवाया था कि इसमें आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने देखा था हुक्का पीती हुई बेगम, घुड़सवार करते हुए सामंत, तो इन सब तरहों से हमने उस पर डिज़ाइन देखी थी। तो हमने ये बात की थी कि इस पर हमें मुगल काल का प्रभाव देखने को मिल रहा था। अब एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि वो कौन-सा था जिस पर हमने मुगल काल का प्रभाव देखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, आब ए रवा का शाब्दिक अर्थ है। जो आब ए रवा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या सपनों से कम, ओस की बूंद या फिर बहता पानी या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा आब ए रवा था उसका अर्थ था बहता पानी, ठीक? क्या था? बहता पानी था, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, बाकी के मैंने आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे थे, एक था आपका शबनम, एक था वफ़्त हवा, शबनम के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वफ़्त ए हवा, आब ए रवा, इन दोनों के बारे में हमने आपसे बोला था कि इसका अर्थ बता दीजिएगा, उम्मीद है आपने बताया होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है, हमने इसका ज़िक्र नहीं किया था। संदालिन वस्त्र के बारे में हमने ज़िक्र नहीं किया था जब हमने पारंपरिक वस्त्रों के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताना है ये जो संदालिन वस्त्र है यह कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या फिर सिंध का है? तो हमने राजस्थान में नहीं पढ़ा, हमने मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ा, हमने महाराष्ट्र में नहीं पढ़ा, यहाँ पर बचा आपका क्या? तो बचा आपका सिंध। यानी कि जो आपका संदालिन वस्त्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो सिंध का प्रसिद्ध है। इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसके बारे में अपनी क्लास में ज़िक्र नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जो आपकी बांधनी साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? गुजरात की हैं, राजस्थान की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं या फिर मध्य प्रदेश की हैं? तो भाई हमने पढ़ रखा है, हमने रट रखा है, बांधनी राजस्थान, गुजरात पटोला, ये तो हमने पता नहीं कितनी बार रट रखा है। तो आपका जो बंधनी है, बांधनी कहाँ का है? तो राजस्थान का है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्र को कहा जाता था। शुरू-शुरू में जब ब्रोकेड वस्त्र का निर्माण हो रहा था तो उसे हम किस नाम से जान रहे थे? उसे हम आब-ए-रवा कहते थे, उसे हम शबनम कहते थे, उसे हम कीम ख्वाब या फिर कम ख्वाब कहते थे या फिर उपरोक्त सभी। तो जब प्रारंभिक, वैसे ये आपके सारे ब्रोकेड के ही प्रकार हैं, लेकिन प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्र को हम कीम ख्वाब कह रहे थे या फिर कम ख्वाब कह रहे थे। अब आप मुझे बताइएगा एक बार कि ये कीम ख्वाब और कम ख्वाब का अर्थ क्या होता था? क्या होता है? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, कलमदार वस्त्र बंधनी कला का पुरातन रूप है, बाटिक कला का पुरातन रूप है या फिर दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो हमारा कलमदार वस्त्र था, कलमदार वस्त्र आपका बाटिक कला का पुरातन रूप था। किसका था? बाटिक कला का पुरातन रूप था। क्या? कलमदार। कलमदार। अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर का पश्मीना शॉल निर्मित किया जाता है। जो आपके कश्मीर का पश्मीना शॉल है, वो कैसे निर्मित किया जाता है? क्या वो सूती रेशे से बनाया जाता है? ऊनी रेशे से बनाया जाता है?
रेयॉन रेशे से बनाया जाता है या फिर आपके रेशमी रेशे से बनाया जाता है। तो आपको पता है जो हमारा कश्मीर का पश्मीना शॉल है वो वो ऊनी रेशे से बनाया जाता है। कैसे? तो वो ऊनी रेशे से बनाया जाता है और आपका जो ये शॉल होता है, ये 6 शॉल के बराबर 1 शॉल होता है। मतलब इतनी उसमें गर्मी होती है कि आप अगर 6 शॉल ओढ़ रहे हैं और पश्मीना की 1 शॉल ओढ़ रहे हैं, तो दोनों बराबर हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, हिमरस तथा अमरस वस्त्रों का निर्माण होता है। जो हमारे हिमरस और अमरस वस्त्र हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? क्या औरंगाबाद में होता है? क्या अहमदाबाद में होता है? क्या कोलकाता में होता है या फिर बनारस में होता है? तो हमने पढ़ रखा है, ये जो हमारा हिमरस और अमरस है, ये किस प्रकार के वस्त्र हैं? तो ये आपके ब्रोकेड वस्त्र हैं। हिमरस, अमरस, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ब्रोकेड में पढ़ा था और 3 प्रकार के और ब्रोकेड पढ़े थे जो अभी-अभी आपने ऊपर देखे हैं, ठीक? तो ये जो आपका ब्रोकेड था ये प्रसिद्ध कहाँ का था? तो ये आपका हिमरस और अमरस जो है आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है औरंगाबाद का। कहाँ का है? तो ये आपका औरंगाबाद का प्रसिद्ध है, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसका राइट आंसर क्या था? औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं या बोला जाए तो कहाँ पर बनाई जाती हैं? बिहार में, बंगाल की, मध्य प्रदेश की या फिर आपके महाराष्ट्र की? तो जो हमारी चंदेरी साड़ियाँ थी, वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? वो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहलाते थे। जो हमारे पटोला के वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले नमूने हुआ करते थे, हम उनको क्या कहते थे? नारी कुंज, बाघ कुंज, फुलवारी या फिर उपरोक्त सभी? तो जो हमारे पटोला में फूलों के गुच्छे वाले नमूने हुआ करते थे, उन्हें हम फुलवारी के नाम से जानते थे, हम उन्हें फुलवारी कहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पीतांबर वस्त्र का निर्माण होता है। जो पीतांबर वस्त्र बनाए जाते हैं, वह कहाँ बनाए जाते हैं? हैदराबाद में, राजस्थान के जयपुर में, गुजरात के कच्छ में या फिर उत्तर प्रदेश के बनारस में? तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के बनारस का तो ब्रोकेड प्रसिद्ध है। फिर आपके आता है पीतांबर कहाँ पर बनाया जाता है? तो पीतांबर आपका हैदराबाद में, क्योंकि गुजरात और राजस्थान यहाँ तो हम बंधनी और पटोला को पढ़ते हैं और पीतांबर कहाँ का है? तो ये आपके हैदराबाद का है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रोकेड वस्त्र का प्रकार है। इनमें से आपका ब्रोकेड वस्त्र का प्रकार कौन सा है? कम ख्वाब है, वफ्त है, आब ए रवा है, उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि हमने 4 प्रकार के ब्रोकेड वस्त्रों की बात की थी। 3 तो आपके यही मिल गए। चौथा जो था हमने पढ़ा था वो था हिमरस और अमरस आपका था। ठीक? तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब आपको मेरे बनाए हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक? पीतांबर का निर्माण किया जाता है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हमने पढ़ रखा है कि जो पीतांबर का निर्माण होता है वो हैदराबाद में होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, बंधनी में सूत को रंगा जाता है, वस्त्र को रंगा जाता है, दोनों को रंगा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बंधनी है आपकी, बंधनी में सबसे पहले आप वस्त्रों को बांध कर रंगते हैं। तो इसमें रंगा क्या जाता है? वस्त्र को रंगा जाता है। आपकी बात की जाए बंधनी की या फिर बात की जाए पटोला की, तो ये आपके दोनों टाई एंड डाई मेथड से ही बनाए जाते हैं। फ़र्क क्या है तब? जब दोनों ही आपके बंधनी हैं, मतलब दोनों ही बाँध कर बनाए जाते हैं, तो डिफ़रेंस क्या आ जाता है?
डिफरेंस ये आता है कि जो बंधनी है इसमें आप वस्त्र को रंगते हैं, लेकिन जो आपका पटोला है उसमें आप सूत को रंगते हैं। अगर वस्त्र को रंग कर डिजाइन बनाया जाए तो ठीक है, लेकिन जब आप रेशों को सूतों को रंग कर बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कुशलता चाहिए। अगर आपका धागा या रेशा आपका इधर-उधर हो गया तो क्या होगा, सूत आपका अगर इधर-उधर हुआ तो आपकी जो नमूने बनाने थे वो नमूने आपके गड़बड़ हो जाएँगे, बेकार हो जाएँगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था पटोला के लिए हमें एक धैर्यवान सकुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, जो अपने उँगलियों को कंट्रोल में रख सके, उँगलियों को नियंत्रण में रख सके। ऐसे व्यक्ति की हमें पटोला बनाने में आवश्यकता होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेरी साड़ियाँ निर्मित की जाती हैं। जो आपकी चंदेरी साड़ियाँ हैं, वो किससे निर्मित की जाती हैं? सूती एवं रेशमी वस्त्र से, सूती और रेशमी रेशे से, नायलॉन के रेशे से, लिनन के रेशे से या फिर जूट के रेशे से। तो भाई जूट की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जूट से तो हम वैसे भी वस्त्र बनाते ही नहीं हैं। तो जो आपकी चंदेरी की साड़ियाँ होती हैं, उन्हें आप सूती और रेशमी रेशे से बनाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, और ढाका का आपसे पूछा जा चुका है। जो ढाका का मलमल है वो किससे तैयार किया जाता है? सूती, लिनन, रेशमी। आपको ऑप्शन दिया था और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक? तो ढाका की साड़ियाँ हैं, इनमें से आपकी ढाका की साड़ियाँ कौन-सी हैं? क्या वो आपकी जामदानी हैं, पन्ना हज़ारे हैं, तोरेदार हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने ढाका की तमाम साड़ियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका जामदानी, पन्ना हज़ारे, तोरेदार, फुलवार ये सारे वस्त्र आ रहे थे। तो यहाँ पर उपरोक्त आपका सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। किन साड़ियों पर आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है? क्या वो चंदेरी साड़ियाँ हैं? क्या वो बालूचर साड़ियाँ हैं? पटोला है या फिर बंधनी है? तो हमें पता है कि जो हमारी बालूचर की साड़ियाँ हैं, उन साड़ियों पर हमें मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने उस पर देखा था क्या? फूल सूंघती हुई बेगम, हुक्का पीते सामंत, घुड़सवार करते हुए सामंत, ऐसे हमने तमाम प्रकार के नमूनों को उस पर देखा था। तो हमने इसीलिए कहा कि जो हमारे बालूचर की साड़ियाँ हैं, उन पर हमें मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन हमने पूछा था धीरे-धीरे आपको सारे आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत आप नीचे टाइप कर दिया कीजिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, पटोला का निर्माण किया जाता है, जो हमारा पटोला है उसका निर्माण किया जाता है कैसे? सिल्क के धागे से, कपास के धागे से, लिनन के धागे से या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आपका पटोला है, पटोला किससे होता है? तो सिल्क के धागे से इसका निर्माण किया जाता है। अभी स्टार्टिंग में हमने ढाका के मलमल की बात की थी कि जो ढाका का मलमल है उसका निर्माण किससे किया जाता है? तो आपने बताया था सूती से। अगला क्वेश्चन है आपका, कलमदार का निर्माण किया जाता है। जो आपके कलमदार वस्त्र होते हैं उसका निर्माण किससे किया जाता है? सिल्क के धागे से, कपास के धागे से, लिनन के धागे से या फिर इनमें किसी से नहीं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, शायद से जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी तो वहाँ पर ये मिस हो गया था। तो जो कलमदार वस्त्र है उसका निर्माण कैसे होता है? तो कलमदार वस्त्र का निर्माण करते हैं हम कपास के धागे से, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध है। तो हमने पढ़ रखा है, शायद ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, बनारस।
तो जो हमारा ब्रोकेड वस्त्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बनारस का प्रसिद्ध है, हमने कई बार पढ़ रखा है। ये बनाया तो और जगहों पर जाता है, जैसे जैसे गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ सब के भी बनाए जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रोकेड कहाँ का है तो वो बनारस का है। पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। बंधनी कहाँ की है? राजस्थान की है। मलमल ढाका का मलमल है, बांग्लादेश में है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है जो कभी भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका कलमदार का अन्य नाम क्या है? जो आपका कलमदार वस्त्र है उसको हम अन्य नाम भी उसके अन्य नाम भी हैं वो कौन से हैं? क्या वो पालमपुरी है? क्या वो तोरेदार है? क्या वो जामदानी है या फिर वो फुलवार है? तो हमें पता है कि हम कलमदार को ही पालमपुरी के नाम से जानते हैं या फिर हम कलमदार को क्या कहते हैं? कलमदार को ही हम पालमपुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस पारंपरिक वस्त्र में बॉर्डर और पल्लू को अलग से जोड़ा जाता है? आपको पता है जो हमारे पारंपरिक वस्त्र हैं, उनमें हम किसका महत्व ज़्यादा देते हैं? तो हम उस पर पल्लू और बॉर्डर पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सुंदरता लाते हैं। तो ऐसा कौन-सा आपका पारंपरिक वस्त्र है, जिस पर आप बॉर्डर और पल्लू को अलग से जोड़ते हैं, मतलब साड़ी पर अलग से सिलकर उनको लगाते हैं? क्या वो पीताम्बर है? क्या वो बालूचर की साड़ियाँ हैं? चंदेरी की साड़ियाँ हैं या फिर कलमदार हैं? तो हमने पढ़ रखा है कि पीताम्बर हमारा ऐसा पारंपरिक वस्त्र है जिस पर हम पल्लू और बॉर्डर अलग से लगाते हैं। लगे हाथ आप एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा हमारा पारंपरिक वस्त्र है जिस पर हम अ, जिस पर जो पल्लू बनाने के लिए हम दोहरे धागे का प्रयोग करते हैं, बॉर्डर बनाने के लिए हम दोहरे धागे का प्रयोग करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में पटोला को किस नाम से जानते हैं? जैसे आपका गुजरात में हम पटोला कहते हैं, तो जो वही पटोला जब आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? क्या उसे हम पोचमपल्ली कहते हैं? क्या उसे हम इक्कत कहते हैं? उसे हम बालूचर कहते हैं या फिर उसे हम पीताम्बर कहते हैं? तो जो आंध्र प्रदेश का पटोला है उसे हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं और हमने साथ ही साथ इक्कत के बारे में भी बताया था। तो जो पटोला आपका उड़ीसा में बनता है, उसे हम इक्कत के नाम से जानते हैं, ठीक? तो जो आपका आंध्र प्रदेश में पटोला बनता है, उसे हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं और जो पटोला आपका उड़ीसा में बनता है, उसे हम इक्कत के नाम से जानते हैं, ठीक? तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपसे बीच-बीच में पूछे गए हैं, आप उन सभी के आंसर ज़रूर दीजिएगा और लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद है अगर आपने पढ़े होंगे तो आप 50 के 50 कर पा रहे होंगे या फिर आप 48, 49 तो पहुँच ही गए होंगे। शायद से 1 या 2 क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर नया डाला था। तो अगर वो 1-2 छोड़ दिए जाएँ तो आपके 45 तो सही होने ही होने चाहिए, ठीक? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर रखी थी। तो बस आज के लिए हमारे यही 50 क्वेश्चन हैं। कल से वही हमारा थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ, अभी आपके पास पूरे 1 हफ्ते का समय है। तो आप एक बार पूरा जो हमने अभी तक टेक्सटाइल पढ़ रखा है, पूरा आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। जिस दिन हमारी टेक्सटाइल कंप्लीट होगी, उसी के अगले दिन आपका पूरा जितना हमने टेक्सटाइल पढ़ा है, सभी से मिक्सअप आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सारे टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी आपकी। कंप्लीट आपका टेक्सटाइल का एक टेस्ट होगा या फिर यूँ बोल लें कि एक प्रैक्टिस सेट होगी, जिसमें पूरे के पूरे टेक्सटाइल को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी।
तो आप सभी रिवीजन करते रहिएगा और तैयार रहिएगा, अगले हफ्ते आपकी कंप्लीट टेक्सटाइल की टेस्ट होनी है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। अब ये भले ना बताएं, ठीक? चलिए हम इसको छोड़ देते हैं कि आप ये मत बताइए आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी या फिर आपको क्वेश्चन कैसे लगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना है जो हमने बीच में लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक? और ये जो आप टेलीग्राम जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। एक बार हो सकता है कि आप क्विज़ तक ना पहुँच पा रहे हों। तो जो आपका क्विज़ मिलता है वहाँ पर आपको एक स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप स्टार्ट क्विज़ पे करेंगे, सही करेंगे, जब आप स्टार्ट क्विज़ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएँगे क्विज़ बोर्ड पर। जब आप क्विज़ बोर्ड पर पहुँच जाएँगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा आई एम रेडी करके एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा उस क्विज़ को करने के लिए। अगर आप 30 सेकंड में नहीं करते हैं तो वो क्विज़ आपकी चली जाएगी और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग क्विज़ तक ही ना पहुँच पा रहे हों। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टेलीग्राम पर तो जॉइन हो ही चुके हैं। तो जब आपको क्विज़, वहाँ पर पुरानी क्विज़ भी है, तो आप जब वहाँ पर स्टार्ट क्विज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत पहुँचेंगे क्विज़ बोर्ड में। वहाँ पर नीचे आपको मिलेगा आई एम रेडी का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस आई एम रेडी पर क्लिक करना है और शायद से 10 से 5 सेकंड आपको वेट करना है, क्विज़ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा तो वो आसानी से क्विज़ कर पाएगा। बाकी आज रात 9 बजे आपको क्विज़ मिलेगी ही, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा या फिर जो पुरानी क्विज़ पड़ी हैं आप वहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक बार मुझे बताइएगा कि आप क्विज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं। बाकी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि कई लोग कर रहे हैं उस क्विज़ को। काफ़ी लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, ठीक? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई समस्या होगी तो बताइएगा। अगर आप चैनल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे आपको लोगो मिलेगा कुछ इस तरह का, ये वाला लोगो। जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे तुरंत आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, चैनल पर। चैनल पर आपको मिलेगी एक होम का ऑप्शन मिलेगा, एक वीडियो का, एक आपको प्लेलिस्ट का और एक आपको मिलेगा कम्युनिटी का। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर पहुँचेंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप अपनी क्लास को देख सकते हैं, ठीक? बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।